Good morning, students. So today we will discuss about independent event. We are doing probability. So today we will discuss about independent event. Independent event क्या होते हैं? If probability of occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of another event. यानी कि दो इवेंट ऐसे होने हैं जिसमें एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को कोई इफेक्ट ना करे. अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी कि एक इवेंट तब होगा जब सेकेंड इवेंट हो चुका होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर. तो वो हमारा काम कहाँ जा रहा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे. एंड टुडे वी विल डू इंडिपेंडेंट इवेंट कि जब दोनों ही नाम से ही पता चल रहा है हमें इंडिपेंडेंट इवेंट की अक्रेंस ऑफ probability of occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of second event, then both event are said to be independent. और इसके अंदर आपके पास क्या होता है? probability of A intersection B direct probability of A into probability of B के इक्वल हो जाती है. probability of A intersection B probability of A into probability of B के इक्वल हो जाती है. क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाते हैं. अब सिंपल सी बात है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को आप क्या लिख सकते हो? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और ए इंटरसेक्शन बी अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय पी ऑफ बी. ये कैंसिल हो गया. पी ऑफ ए के इक्वल आ गया. मीन्स पी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल आ जाएगा? पी ऑफ ए के. और सेम आपके पास पी ऑफ बी बाई ए किसके इक्वल आ जाएगा? पी ऑफ बी के. और ये कंडीशन कब होल्ड करेगी? व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे. क्लियर? तो आपने अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए. एक चीज देखिए, कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज है वो ध्यान से पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला दी है पेपर में, कई बार पूछा भी जाता है आपसे. देखो जैसे आप ये बताइए, हमने सेट्स में भी किया है प्लस वन में. या आपके पास कोई भी टू है ए बी, इस पार्ट को हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी. और ये क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन नॉट बी. ये क्या रहेगा? बी इंटरसेक्शन नॉट बी. तो ये हमारे पास रहता है. ए इंटरसेक्शन बी और ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन नॉट बी. और ये यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ से इधर वाले पोर्शन में बी नहीं है और इधर से इधर वाले पोर्शन में ए नहीं है. क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या रहती है? If A and B are independent event associated with the random experiment, prove that not A and B are independent. आपको not A and B को independent शो करना है. अब not A and B को independent शो कैसे करेंगे? देखो हम P of B कंसीडर करते हैं. P of B किसके इक्वल रहेगा? P of A intersection B माइनस प्लस P of A नॉट इंटरसेक्शन बी. यही रहेगा आपके पास. हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल आ गया पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब क्योंकि गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसको वी कैन राइट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. और ब्रैकेट में लिखना क्योंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना. तो यहाँ से आप पी ऑफ बी कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 माइनस पी ऑफ ए. और 1 माइनस पी ऑफ ए को वी कैन राइट पी ऑफ नॉट ए. और अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए कि इंटरसेक्शन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है? नॉट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. अब ये चीज तो मैंने आपको करा दी कि ए नॉट एंड बी को इंडिपेंडेंट हमने शो कर दिया. अब आप लोगों के लिए काम है आपने ए और बी नॉट को इंडिपेंडेंट शो करना है. ए एंड बी नॉट को इंडिपेंडेंट शो करना है यूजिंग दिस मेथड ओनली.
पी ऑफ ए कंसीडर करेंगे, ए इंटरसेक्शन नॉट बी प्लस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, सेम प्रोसेस फॉलो करके आपने ए और नॉट बी को आपने इंडिपेंडेंट शो करना। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। देखो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन देखने कैसे आते हैं आपके पास। कहते हैं इवेंट अगेन वी आर सच दैट, मैं ऐसे हाथ में लेके लिख देती हूं, पी ऑफ ए आपके पास 1/2 है, पी ऑफ बी 7/12 है, पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी और को हम यूनियन कहते हैं 1/4 है। आपको चेक करना है वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ ए और बी अगर कंप्लीट बार लगाते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, इक्वल 1/4। फर्दर इसको भी कहना है 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से पी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपके पास 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। क्लियर? अब आपने चेक करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो हम एक काम करते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड कर दिया, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी फाइंड कर दिया, कितना आएगा 1/2 इंटू 7/12, ये तो 7/24 आ गया। आपने की पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए into P of B, so they are not independent. A and B are not independent. तो आपको चेक करना है कि whether they are independent or not. So A and B are not independent. Clear? तो यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके हम। आपके पास है a dice thrown once, A is the event that number appearing is a multiple of 3। अगर एक बार थ्रो किया है डाई को तो नंबर appearing is a multiple of 3, तो कौन कौन से रहेंगे 3 और 6। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। सेकंड क्या है आपके पास B is the event that number appear is even। इवन कौन कौन से होंगे 2, 4, 6। ए इवेंट लिख लो आप, तो पी ऑफ बी कितना आ गया आपके पास 3/6 यानी कि 1/2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी देंगे हम, कितना आएगा 1/6। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी भी चेक कर लेते हैं, 1/3 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/6। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब देखो इसी के अंदर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास। आपके पास गिवन है P of A is 1/2, नेक्स्ट है आपके पास P of A union B is 3/5, P of B is P। आपको B की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट कंडीशन है इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है जब इंटरसेक्शन क्या होता है 5। यानी कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है 5। तो ये दोनों हमारे पास रह गए, तो आपके पास कितना आ गया 3/5 इक्वल 1/2 प्लस पी।
डायरेक्ट आ गई 3/5 माइनस 1/2, कितनी आ गई 1/10। तो ये काम तो हमारा हो गया। और ये कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दी, व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बच्चों को सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं, जब इंटरसेक्शन क्या होती है 5 होती है। तो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड बोला इंडिपेंडेंट इवेंट है, सेकंड क्या बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहीं से देखो जरा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं हमारे पास, अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसकी इक्वल आ जाए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यानी कि 1/2 इंटू पी आ जाए। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये इंटरसेक्शन भी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ए यूनियन बी इज 2/5, ए इज 1/2, दिस इज पी, दिस इज 1/2। पी में से हाफ पी गया, इसमें से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 यहाँ जाएगा, पी में से हाफ पी गया हाफ पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। दोनों अलग अलग कंडीशन गिवन है, आपने दोनों कंडीशन को यूज करना है और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला लगाया, और सेकंड में इंडिपेंडेंट है तो हमारा वो इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जब हमारे पास जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चलेगा आपको, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज अ रेड क्वीन एंड अदर इज अ किंग ऑफ ब्लैक कलर। अब ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास। उसने 1 बोला, फर्स्ट और सेकंड मेंशन नहीं किया। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते एक बार। कहते हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने विदाउट रिप्लेसमेंट 52 पैक के कार्ड में से 2 कार्ड्स को आपने ड्रॉ कर दिया। कहते प्रोबेबिलिटी निकालो कि 1 इज रेड क्वीन अदर इज किंग ऑफ ब्लैक कलर। सिंपल सी बात है, रेड और ब्लैक ही होते हैं। 1 इज रेड क्वीन। अब क्या करें, 2 ड्रॉ होंगे है ना। जो फर्स्ट वाला है वो रेड क्वीन है। देखो फर्स्ट पहली बार में रेड क्वीन निकाला, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ब्लैक कलर का किंग सेकंड कंडीशन में निकाला जब आपके पास रेड क्वीन निकल चुकी थी। ये लिखना आना चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, ये क्या है, रेड क्वीन निकाली आपने, और ये किंग ऑफ कौन से कलर का निकलेगा, किंग ब्लैक कलर का। उसने यही तो बोला है 1 इज रेड क्वीन एंड अदर इज किंग ऑफ ब्लैक कलर। अब जरूरी थोड़ी है पहली बार में रेड क्वीन निकालने हैं, हो सकता है हम पहले क्या निकालें, ब्लैक कलर का किंग निकालूं मैं पहले, ये भी तो कंडीशन है। तो रेड क्वीन कब निकलेगी, इस टाइप से निकलेगा है ना। तो ये चीज आपको लिखनी आनी चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। उसने ये नहीं कहा कि पहले निकालो, फर्स्ट और सेकंड वर्ड की जगह उसने ये बोला, जैसे ये एक बैग है, बैग में से बॉल निकाली है, रेड ग्रीन कुछ निकली है, उसने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एंड द ग्रीन बॉल इन 2 केसेस। तो आप कहोगे पहले रेड निकली फिर आपके पास ग्रीन निकली, फिर आप कहोगे नहीं पहले ग्रीन निकली फिर रेड निकली, तो कितने केस हो गए, 2 केस हो गए ना। जहाँ पे हमारे पास डिस्कशन के लिए कितने केस हो गए, 2 है ना। तो ये भी तो यही बात है, उसने कहा एक क्वीन निकली है, 1 इज रेड क्वीन। रेड क्वीन पहले चांस में भी निकल सकती है, रेड क्वीन सेकंड चांस में भी निकल सकती है। जब हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड क्लियर ना हो तो हम 2 केसेस लेकर चलते हैं। अब आपके पास बनेगा तो वही क्वीन निकालने के चांस तो 2C1 50 2C1 इंटू ये निकल चुकी है तो 2C2 इंटू ब्लैक कलर के और यहाँ 51C1 सही है। सेम प्लस का साइन, ये चीज मैं +1 से बता रही हूँ आपको। जब तक अब देखो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, उसी काम को करने का ये दूसरा वे है। जब तक ये काम चलता रहेगा मल्टीप्लाई आता है, जब उसी काम को करने का दूसरा वे देखते हैं तो बीच में प्लस का साइन आ जाता है। यहाँ पे क्या आएगा
2C1, 52C1, 51C1। क्लियर? तो इसको सॉल्व करके आपको अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन थ्योरम भी लग रही है आपकी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लग रही है। अब देखो इस क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ये कंसेप्ट क्या है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है जी आपका, जहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इकट्ठी यूज होती है। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट A, B and C solving a problem is 1/3, 2/7, 3/8। यानी कि प्रोबेबिलिटी A will solve the problem, B will solve the problem and C will solve the problem। तो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इज 1/3, 2/7 and 3/8। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूनियन C निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, A निकाले या B निकाले या C निकाले, इधर A और B और C, और का सिंबल यूनियन होता है। क्लियर? कैसे निकालेंगे, देखो जब A ने सॉल्व की, इसका मतलब ना तो वो B ने सॉल्व की ना वो C ने सॉल्व की, यही बात रहेगी हमारे पास। फिर हो सकता है A से सॉल्व ना हुई हो, B से सॉल्व हो गई हो और C से भी ना हुई हो। फिर हो सकता है A से सॉल्व ना हुई हो ना B से हुई हो और ये C से सॉल्व हो गई हो सकता है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हियर A will solve the problem, here B will solve the problem, here C will solve the problem। अब इसको कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B 1 - 2/7 5/7, नॉट C 5/8। यहाँ नॉट B निकाल लो 5/7, नॉट C निकाल लो 5/8 और यहाँ पे नॉट A निकाल लो 2/3। तो ये आपने सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, कर देते हैं हम, प्लस नॉट A 2/3, B 2/7, नॉट C 5/8, प्लस नॉट A 2/3, नॉट B 5/7, C 3/8। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कंडीशन क्लियर हो गई होगी आपको कि ये यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों थ्योरम से एक साथ करते हैं तो क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना इनके लिए। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप का है, A, B and C क्वेश्चन है A, B and C शॉट टू हिट अ टारगेट। किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं। A हिट 4 times in 5 ट्रायल, यानी कि A हिट कर रहा है 4 in 5 ट्रायल, B हिट कर रहा है 3 in 4 ट्रायल और C हिट कर रहा है 2 in 3 ट्रायल। What is the probability that the target is hit by at least 2%? कि टारगेट जो है वो कम से कम 2% से हिट हो जाए, कम से कम 2%। यानी कि ध्यान से समझो, यानी कि A हिट कर रहा है, B हिट कर रहा है और C हिट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 2 बोला है, प्लस A हिट कर रहा है, B हिट नहीं कर रहा, C हिट कर रहा है, A हिट नहीं कर रहा, B कर रहा है और C कर रहा है, और हो सकता है तीनों ही हिट कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 केस बनेंगे। यहाँ लिखते हैं B ब्रैकेट में टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 या फिर तीनों, कम से कम 2% हिट कर रहे हैं या फिर तीनों कर रहे हैं।
यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ABC गिवन है, नॉट A नॉट B नॉट C निकालना है, वैल्यूज पुट करनी है, एडिशन थ्योरम भी यूज हो रही है और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी यूज हो रही है। तो इम्पोर्टेंट काम है ये, क्वेश्चन ट्राई करना आपने, समझा दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं 2 person A and B throw a die alternatively till one of them gets a 3 and win the game। कहते हैं एक डाई को 2 person ऐसे थ्रो करें, अभी मेरी बारी अभी तुम्हारी बारी, अल्टरनेटिवली कर रहे हैं और जैसे ही 3 आ जाता है तो वो बंदा जीत जाता है। तो यानी कि E प्रोबेबिलिटी A के जीतने की 3 आना, यानी कि 3/6 1/2, B के 3/6 1/2, नहीं 3 आ रहा है तो 1/6, 3 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 में जो 3 है वो है, तो 3 तो एक ही है सिंगल, तो 1/6 A और B की 1/6 है। ये तो इनके जीतने की हो गई, इनके हारने की कितनी हो गई। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझने थे आपको, 5/6। ठीक, कह रहे फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ A बिगिंस। उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जीतने की निकालनी है अगर A स्टार्ट करता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे, प्रोबेबिलिटी A जीत रहा है, पहली बारी एक ही है, A जीत गया, ठीक, पहली बारी एक है, A जीत गया। फिर क्या होगा, हो सकता है कि A ना जीता हो, सिर्फ मुझे यहाँ A को जिताना है, B को नहीं जिताना, मुझे यहाँ सिर्फ A को जिताना है, हो सकता है A ना जीता हो। फिर बारी B की आई, B तो हारे गई, मैंने B को हारा हुआ ही माना है, फिर A की बारी आई और A जीत गया। ये कंसेप्ट समझने वाले, मैंने A को जिताना, B को तो मैं मानूंगी नहीं कि वो जीता है, ठीक है। A जीत गया, A विंस, पहली बार में जीत गया, बल्ले बल्ले हो गई, A नहीं जीता पहली बार। फिर B की टर्न आई, अल्टरनेटिवली है ना, B भी नहीं जीता, तो तीसरी बारी फिर A क्या है, A जीत गया। अब हो सकता है A नहीं जीता, B नहीं जीता, कि A जो है तीसरी बार में भी ना जीता हो, फिर बारी आएगी B की, वो भी नहीं जीता, फिर A की बारी आई, वो जीत गया। यानी कि A या तो पहली बार में जीतेगा, या तीसरी बार में जीतेगा, या 5वीं बार में, या 7th टाइम में, क्योंकि अल्टरनेटिवली चल रहा है काम। अब A कितना है यहाँ पे 1/6, नॉट A नॉट B, 5/6 into 5/6 का स्क्वायर और A की जीतने की 1/6, इधर 5/6, देखो 5/6 5/6 5/6 5/6 4, A 1/6। अरे ये तो क्या बन गई, GP, ये क्या बन गई हमारे पास, GP। तो फॉर्मूला क्या है, A/1 - R। A क्या आपके पास 1/6, 1 - R, कॉमन रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितनी आ जाएगी 5/6 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6/11। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी A विंस। अब A के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर ली, तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अगर 2 पर्सन आपके पास गेम खेल रहे हैं, A के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, तो दूसरे के जीतने की क्या रहेगी, 1 में से माइनस कर देंगे। तो आपको मेन तो फर्स्ट वाले की फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट B विंस, तो वो क्या आ जाएगी 1 - 6/11, कितना आ गया 5/11। तो ये आपके पास इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको ट्री डायग्राम बताना है, ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिएगा। ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्री डायग्राम क्या है, कंसीडर
टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड देन टॉस इट अगेन। देखो ये हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आया टेल आया। कहता अगर हमारे पास हेड आता है तो दोबारा से कॉइन टॉस कर दो, तो आपके पास हेड के साथ हेड लग जाएगा, हेड के साथ टेल लग जाएगा। बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई, तो आपके पास T1 तो कई बार ऐसे में एक और कंडीशन दे सकते हैं कि अगेन इफ इट शोज हेड देन थ्रो अ कॉइन, ये जो भी है। तो इस तरह से आपका एक ट्री बन जाता है। तो सैंपल स्पेस के अंदर ये सारी टर्म्स आ गई। कंडीशन क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। आप ए इवेंट लिख लो, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, 3 5 3 6। बी क्या लेंगे आपके पास? देयर इज एटलीस्ट वन डे, HP T1 T2 3 4 5 6। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं। कितना रहेगा? T5 T6। मैं वैसे बता रही हूँ आपको, इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/4, ये कितनी रहेगी? 1/4, ये 1/4 1/2 1/12। ऐसे आपने लिखना नहीं है, अलग अलग निकाल के दिखानी है। ये भी 1/12 देगी, 1/6, और यहाँ से 1/2 और 1/6 1/12। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि P of A, देयर इज गिवन दैट एटलीस्ट वन डे। P of A by B निकालना, यानी कि P of A इंटरसेक्शन B by P of B। A इंटरसेक्शन B ये 1/12 प्लस 1/12 कितना आ जाएगा? 2/12, यानी कि 1/6। और इसको सॉल्व करें अगर हम, कितना आएगा यहाँ पे? 1/4 प्लस 1/12, 6 टाइम्स आ रहा है, कितना आ जाएगा? 4 3/4। तो आपके पास P of B कितना आ गया? 3/4। 2/9 आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 2/9। तो अगर इस टाइप से आ जाए तो सबसे पहली बात तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आनी चाहिए कि T5 T6 की कितनी आएगी? T की 1/2 और 5 की 1/6, तो टोटल कितनी होगी? 1/12। तो आपने ऐसे साइड पे आपने ऐड करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। तो ये आपके ट्री डायग्राम से क्वेश्चन करने आ जाते हैं। अब हमारे पास इसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम का कंसेप्ट रहता है। आपने यहाँ तक का काम अच्छे से करना है, असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर बेस्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपने कम से कम 2 आवर्स डेली लगाने हैं। इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एंड फ्रॉम एलिमेंट की बुक आपने अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स।